Hello, students. Welcome to Unique Academy. How are you all? I hope you're doing great. तो चलो हम रिज्यूम करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री से, राइट? और हमने इंडियन ट्रेडिशन की बात की थी। तो कुछ अपडेट है, थोड़ा ध्यान देना। लास्ट टाइम शायद मैंने इसको थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया था, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है, खलनास की जो बुक थी जिसके बारे में कश्मीर के बारे में लिखा गया था, जो बुक का नाम था वो था रजत तरंगिनी। ठीक है, रजत तरंगिनी। अब मैंने इसको शायद रत्नावली एंड में बोल दिया था। अब ये भी कोई बुक है, ठीक है? तो क्या होता है जब ज़्यादा पढ़ ले तो ऐसा मिसमैच हो जाता है, तो दिल पे मत लेना। इसका सही क्या है, इसका नाम है रजत तरंगिनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपडेट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने पढ़ लिया था राइट लास्ट टाइम। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ मत करना भाई, एक्सपेक्टेड नहीं है। अब वो क्या है, दूसरी बुक थी जिसके बारे में भी कुछ कभी पढ़ाएंगे, टाइम मिला तो। अभी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, तो आज का चैप्टर जो होगा थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा मजा आएगा आपको समझने में। तो लास्ट टाइम हम कहाँ तक आ गए थे, ये मराठा एम्पायर तक आ गए थे हम, राइट? तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ से हमारा हिस्ट्री की बात। ठीक है, तो मराठा एम्पायर के बारे में आ, ये ग्रैंड डफ इसने काफ़ी अच्छे से लिखा था। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? क्योंकि देखो यहाँ से मराठा एम्पायर ने ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखाई थी हमें, जो आज भी रेलेवेंट है इंडिया में, जैसे कि स्वराज। और फिर जो शिवाजी महाराज के पास अष्टप्रधान थे, ठीक है? मतलब कि जो आज हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुना होगा ना आपने, कैबिनेट मिनिस्ट्री। देखो ये कलर है ना, चेंज करेंगे तो दिखेगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री सुना होगा ना आपने, कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से आया, अष्टप्रधान से। फिर बाद में ये सेम कॉन्सेप्ट अकबर के पास भी था, नवरत्नास। ठीक है, तो ये कुछ देखो, हिस्ट्री में अगर जाओगे ना तो वहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज था। क्या था? वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो आज हमें दिखता है ना कि जो चैलेंज आ रहे हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के, उस जमाने में ये सब चीज़ को काउंटर चेक करने के लिए अच्छे खासे मैकेनिज्म थे। और फिर चाणक्य जी का तो अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कभी आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, बस थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये जो जनरल ग्रैंड डफ है, नेम स्टैंड आउट अमंग दी ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट दी मराठा हिस्ट्री। तो देखो क्या करना है, एक ऐसा लिस्ट बना देना है, वरना एंड में मैं आपको दे दूंगा, अभी खुद कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे कि देखो, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर जो था फिजियोग्राफी का, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज ब्राज़ील, ठीक है, उसका माइंड मैप भी सेंड कर दिया है और उसका रिवीजन वीडियो भी अपलोड कर दिया है, राइट? तो उसको बस रिवीजन के लिए देखना। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम डिटेल में नहीं समझाते बैठते, राइट? अगर आपको डिटेल में समझना है तो ऐप पे जाइए, वहाँ पे आराम से देखिए। ये तो बस ऐसा ऊपर ऊपर है, पर फिर भी ट्राई किया हूँ कि अगर ये भी देख लोगे तो कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। बट यहाँ से क्या लेना है आपको, ये माइंड मैप्स और क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना है इसको। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस ग्रैंड डेफ पे। तो इन्होंने किसके बारे में लिखा है? मराठा एम्पायर के बारे में लिखना है, ऐसे लिखे उस पर लिख देना, वरना एंड में मैं दे दूंगा। ही द बुक एंटाइटल्ड अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास। द बुक पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स। 3 वॉल्यूम में लिखा है, मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा होगा, डिटेल में लिखा होगा, राइट? ग्रैंड ऑफ राइटिंग्स ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लेशन ऑफ कंडेमिंग द हिस्ट्री कल्चर। तो कंडेमिंग मतलब क्या है कि बुरा मानना। बुरा मानना मतलब कि क्या होता है कि देखो, कंडेम करना मतलब कि कोई अच्छी बात होती है हम उसका अगेन प्रोटेस्ट करते हैं ना, हम कंडेम करते हैं उसको। ठीक है, मतलब कि अपना वॉइस रेज करते हैं कि ये गलत है एक्सेट्रा, तो उसको हम जैसे कि किसी ने किसको मारा तो वी रेज अ वॉइस, राइट? ये गलत है, ये गलत है, ऐसा इसको कंडेम करना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना वॉइस रेज किया था ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, जिन्होंने बताया था कि जो इंडियन कल्चर है और ट्रेडिशन है उसमें कुछ ये नहीं है। तो ग्रैंड ऑफ, देखो इसको रब करते हैं और आराम से पढ़ते हैं उन्होंने क्या लिखा था। तो ग्रैंड ऑफ राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लेशन ऑफ कंडेमिंग, मतलब कि जो ब्रिटिश कल्चर था, अब देखो इनको यहाँ पे शासन करना था, बात समझना है थोड़ा, तब समझ में आएगा डिटेल में। ठीक है, देखो ये क्या है, ये ब्रिटिशर्स है, इन्होंने बेचा था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी बोलते हैं उसको, ठीक है, शॉर्ट में। अब ये भाई साहब जब यहाँ पे आए थे तो इन्होंने क्या किया, इनको समझा भाई इंडिया के पास तो बहुत पैसा है, गोल्ड, सोने की चिड़िया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनको यहाँ पे रूल करना है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने अपना राज स्थापित करने के लिए खुद को ग्लोरीफाई किया। खुद को क्या किया? ग्लोरीफाई किया। कैसे? इन्होंने बोला देखो आपके अंदर कल्चर में तो ये गलत है, वो गलत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप एक काम करो, ये सब चीज़ें लेके आओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो आपके पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो रेलगाड़ी चल रही है, तो आप तो बहुत पीछे हो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या किया, खुद को ग्लोरीफाई किया, खुद को बड़ा चढ़ा के बताया। तो जब खुद को बड़ा चढ़ा के बताओगे मतलब किसी को तो आप मतलब डाउनग्रेड करोगे ना। तो उन्होंने भी यही किया, इंडियन कल्चर को गलत बताया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब बात हुई। तो ग्रैंड डफ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिशर्स का जो रवैया था हमको नीचे दिखाने का, ये गलत था। एक्चुअली इंडियन कल्चर में बहुत कुछ था। अब इसके अंदर हम समझेंगे ओरिएंटलिस्ट इनका अप्रोच क्या था, फिर एंग्लिस्ट इनका अप्रोच क्या था। तो अभी के लिए क्या समझना है कि ये इंडिया के हिसाब से थोड़े पॉजिटिव आदमी थे। कौन थे? ग्रैंड डफ। किसके बारे में लिखा इन्होंने? मराठा के बारे में लिखा। 3 वॉल्यूम में लिखा। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटिश का जो नजरिया है, इसको हम बायस भी बोल सकते हैं, लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमने, इसको बायस बोल सकते हैं हम। ये बायस किस तरफ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे।
इन्होंने इनको बढ़ा चढ़ा के बताया और इंडियन कल्चर को डिस्कार्ड किया, बोले इनका जो भी कल्चर है सब फालतू है, कुछ काम का नहीं है इसमें से, ठीक है। तो इसी को बोलते कंडेम करना। तो उन्होंने ये जो अप्रोच था ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो बायस था उसको कंडेम किया, बोले नहीं इनके भी कल्चर्स कुछ कुछ अच्छे हैं और हमने उसको फॉलो करना है। जैसे लॉयल्टी, इंडिया में तो अगर आप देखोगे तो पहले से ही लॉयल है ना, राइट। डिवोशन, डिवोशन क्या होता है, राजा के प्रति डिवोशन देना, राइट। तो ये सब बातें हैं, इसको शॉर्ट में लिख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब मिडिवल पीरियड में आ गए। अब सेम अप्रोच हमको दिखेगी, थोड़ा कलर ढंग का लेते हैं, ठीक है ये चल जाएगा, ठीक है। सिमिलर टेंडेंसी वाज विटनेस इन कर्नल टोड। अभी कर्नल टोड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कम्स टू नॉर्दर्न हिस्ट्री। और नॉर्दर्न में जो सबसे बोल सकते हैं ना जो ग्लोरियस और जिसके पास अभी तक जिनके फोर्ट सब कुछ ये है मेंटेन है, वो है मेवाड़ और मारवाड़। ये मेवाड़ है और ये मारवाड़ है, ये दो मतलब जो क्लैंस थे, राजपूत के क्लैंस थे, उनके बारे में हिस्ट्री, ग्लोरियस जो हिस्ट्री है, उनके कितने फोर्ट्स थे, क्या थे, और उसमें ब्रिटिशर्स का रोल क्या था, लोकल कल्चर क्या था, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। तो देखो ये उनकी बुक है, आराम से देख लेना इसको, ठीक है। एनिमल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, ये विलियम, ये जेम्स टोड। अभी भी इसको रेफरेंस के लिए लेते हैं। देखो हर किसी का अपना अपना क्या पर्सपेक्टिव होता है, फिर उसको पर्सपेक्टिव को काउंटर करने के लिए कोई दूसरा पर्सपेक्टिव आएगा। इसमें क्या करना है, लड़ रहे नहीं है वो क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का जो है उसको एनरिच कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, ताकि हमको और रियल फैक्ट्स और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो सिमिलर टेंडेंसी विटनेस इन कर्नल टोड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री, ये रहा। तो कर्नल टोड ने किस बारे में लिखा था, राजस्थान के बारे में लिखा था। ये फिट फोटो देखोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा रटना नहीं है। 2 वॉल्यूम्स, इसको किसने कितने वॉल्यूम्स में लिखा है, 2 वॉल्यूम्स में लिखा है। मराठा एम्पायर को कितने बारे में लिखा था, 3 वॉल्यूम में लिखा था। याद आ रहा है किसने लिखा था, बताओ। देखो मराठा एम्पायर से लिखना गांधी जी, तो ग्रैंड डफ, तो महात्मा गांधी, तो मराठा एम्पायर किस बारे में लिखा था, ग्रैंड डफ ने लिखा था, ठीक है। देखो खुद का बनाने ना भाई, ये तो हम तो छोटे मोटे कुछ बता रहा हूँ। तो राजस्थान के बारे में किसने लिखा था, जर्नल कर्नल टोड ने। कितने वॉल्यूम में लिखा था, 2 वॉल्यूम में लिखा था। रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन द हिस्ट्री शोज। देखो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, थोड़ा ध्यान देना। अभी ये 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय, ये 2 वॉल्यूम्स एक अलग ही बुक है, ठीक है। वहाँ पे वो 3 वॉल्यूम में लिखा गया था, मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यहाँ पे ये द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन द हिस्ट्री शो अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट मतलब क्या है, मतलब कि बायसनेस है, फेवरिज्म है। जैसे देखो आपको पता चलेगा हिस्ट्री के अंदर ये पता है आपको, बद्दुआ मजदूरी, बेगार, मतलब कि जब तक लगान नहीं दे रहे हो या फिर टैक्स नहीं दे रहे हो तो उनको पकड़ पकड़ के ले जाते थे, बांधते थे। और फिर देखो अगर आपने भगत सिंह या फिर ऐसे कोई भी मूवी देखी होगी जिसमें हिस्टोरी दिखाया, तो वहाँ पे लिखा होगा इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसे एक बोर्ड लगा देते थे। मतलब कि क्या है, एकदम इंडियंस को इतना नीचे दिखा दिया ना। तो ये इम्पार्शियल ट्रीटमेंट है। इक्वल ट्रीटमेंट बिलीव कर रहे हैं क्या हम, आज हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी पढ़ेंगे तो समझेंगे। राइट टू इक्वालिटी मतलब कि कोई भी हो आप चाहे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एक कोई स्लम से आने वाले कोई लड़के हो, दोनों लॉ के सामने बराबर है, दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये उस टाइम पे था क्या, नहीं, इम्पार्शियल ट्रीटमेंट था। उन्होंने एकदम नीचा कंसिडर किया था किसको, इंडियंस को। तो ये यहाँ से बात करने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया था कि इंडियन शो समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब देखो क्या होगा, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने, ठीक है, ये देख लेना भाई। विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े वर द 2 इंडियन हिस्टोरियंस हु टुक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड डफ। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि ये सब क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पर्सपेक्टिव होता है मतलब उनका व्यू होता है, उनका क्या होता है, व्यू होता है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। उनका देखने का नजरिया होता है, फिर उनका व्यू होता है, ठीक है। तो कुछ और भी व्यूज हो सकते हैं ना, जैसे कि अगर हम ग्लास में, ये समझो ग्लास है, थोड़ा टेढ़ा ही ग्लास है, इसमें हम यहाँ पे पानी भर दे, ठीक है। तो किसी को एक इतना पानी दिखेगा, कोई बोलेगा भाई इसमें आधी हवा भी है, कोई बोलेगा भाई इसमें और स्कोप है भरने का, कोई बोलेगा इसमें ये हार्ड वर्क से आप भर सकते हो, तो कोई बोलेगा नहीं भाई इसके अंदर क्या है कि आधा पानी है आधा मैटर है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, राइट, हाँ कि ना। तो ये पर्सपेक्टिव से क्या होता है, हमें मालूम पड़ता है कि उस टाइम की आइडियोलॉजीज क्या थी, क्या विचारधारा थी, और कैसे कैसे लोग सोच पाते थे, और इससे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, ठीक है, ये बात है। और इससे एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा व्यू चेंज एनाउंस हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या समझना है कि 2 नेशनलिस्ट लीडर राइज हुए थे, मतलब ये इंडियंस थे, तो इंडियन हिस्टोरियंस राइज हुए थे। इनका नाम क्या था, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ठीक है। वर 2 हिस्टोरियंस हु टुक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग मतलब कि जो उनके लिमिटेशंस थे या फिर जिस पॉइंट पे उन्होंने केटर नहीं किया था। जैसे कि समझो
ग्रैंड डफ ने कहा कि मराठा एम्पायर के अंदर, समझो मराठा एम्पायर है तो मराठा एम्पायर ने बस इधर ही कैप्चर किया था, वो सब डेक्कन प्लेटो में ही थे। तो इन्होंने बताया नहीं भाई, अगर आप ठीक से देखो तो मराठा एम्पायर वॉज इवन हैविंग एस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली। अब दिल्ली में आप देखोगे तो बालाजी विश्वनाथ जी की ये वहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है बताना मुझे, ठीक है। तो वहाँ पे उनका बना, मतलब क्या है कि वहाँ पे उन्होंने रूल किया होगा, उनके अंडर में रहा होगा ना, शासन किया होगा ना वहाँ पे, तभी तो हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो आपने बस इतना ही बताया, पर इसमें इसके आगे भी उनका साम्राज्य था, ठीक है। फिर आप देखोगे अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे तो वहाँ पे फॉरेनर भी विजिट किए थे मराठा एम्पायर में। तो ये सब बातें उन्होंने मिस कर दी थी, तो इन्होंने इसको क्या किया, एक्सपोज किया, देखो आपने ये सब मिस कर दिया, ये भी बातें इसके अंदर आती है। तो उन्होंने क्या किया, जो जो बात इसने ग्रैंड डफ ने मिस कर दी थी उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया। किन दो लोगों ने किया था, इन दोनों लोगों ने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ग्रैंड डफ किसके बारे में लिखा था, मराठा एम्पायर के बारे में लिखा था, 3 वॉल्यूम में लिखा था। उसके बाद उसको एनहांस किसने किया, व्यू को फर्दर पर्सपेक्टिव किसने, 2 आदमी ने, उन्होंने एक्सपोज किया जो लिमिटेशंस थे। क्लियर है, ये देखो ये लिखा हुआ है। अब 1 मिनट देता हूँ आराम से, इसको शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। कर्नल टोड ने किस बारे में लिखा था, राजस्थान के बारे में लिखा था, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, उनकी बुक है। फिर विलियम स्टोन ने 2 वॉल्यूम्स में लिखा था, जिसके अंदर इम्पार्शियल ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। फिर नीलकंठ नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, इन्होंने क्या लिखा था, ये 2 हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ग्रैंड डेफ की थ्योरीज को आगे बढ़ाया और अपना अपना पर्सपेक्टिव बताया, और उन्हें बताया कि उनके क्या क्या लिमिटेशंस थे, उसको और एनहांस किया। एकदम शॉर्ट में लिखना है, 1 मिनट देता हूँ आराम से, 2 मिनट ले लो, चलो आराम से इसको लिख लो, खुद के नोट्स बनाना, देखो लिखिए। हाँ लिखना है। लिख लिया राइट। अब बढ़ेंगे आगे, ध्यान देना। देखो थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ना है। देखो और हिस्ट्री को टाइम लगता है भाई, ये बात आपको मान के चलना पड़ेगा, वरना मैं बस आऊँगा जो यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ के चले जाऊँगा तो क्या होगा। पहले बात तो ये मेरे एथिक्स या फिर मेरी मोरालिटी इसको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, वरना मैं सिखाता ही नहीं बात को। इसलिए देखो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बहुत पहले ही कहा था कि डू समथिंग ऑफ हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री के लिए भी कुछ कीजिए। अच्छा लास्ट ईयर भी ये बात थी, पर मेरे पास क्या था, टाइम का कंस्ट्रेंट था। ये बार भी है, ऐसे बात नहीं है, पर अभी क्या है हम थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेंगे अभी, ठीक है। तो देखो क्या है कि हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए देखो हिस्ट्री का पहले बात आपको समझना पड़ेगा कि आपके बुक्स में दिया क्यों है हिस्ट्री, ताकि आप ये हिस्ट्री बस हिस्ट्री नहीं है, आज भी रेलेवेंट है। क्या है, आज भी रेलेवेंट है। रेलेवेंट है मतलब कि बात समझो कि आज भी इसका जो हमारा पॉलिटिक्स है या फिर हमारा जो सोशल बॉन्डिंग है, सोसाइटी के अंदर ऑपरेट कैसे हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं पर रेलेवेंस आएगा। कभी ना कोई पॉलिटिशियन कोई तो हिस्ट्री को ट्रैक करेंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर हम उनके बातों में फंस जाएंगे, या फिर कुछ सही बातें होंगे, फिर कुछ दूसरे लोग आएंगे उसको मैनिपुलेट करके बताएंगे और हम वहाँ पे फंस जाएंगे। तो हमें क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। और भाई अगर हिंदुस्तानी हो, खुद को इंडियन मानते हो, बड़े छाती गर्व करके बोलते हो, तो थोड़ा तो इतना तो पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए के लिए क्या है कि ये जरूरी है कि आप ये सब बातों को थोड़ा थोड़ा समझो। देखो आपका बुक को अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। कुछ होता पहले बुक पढ़ते तो उसमें आपको और डायनेस्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ता, वो भी अच्छी बात थी। अब यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है तो उसको उसके हिसाब से पढ़ो, टाइम लगेगा, देखो टाइम लगेगा और लगना भी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसको धीरे धीरे समझो। रोट लर्निंग पे बिलीव मत करना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस जैसे से बता रहा हूँ धीरे धीरे समझो, सब कुछ याद आएगा, ठीक है। चलो
आगे पढ़ेंगे, और फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो, राइट, विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। अब इंडियन हिस्टोग्राफी और वेरियस आइडियोलॉजीज। अब आइडियोलॉजी मतलब क्या, अपना अपना नजरिया, अपने अपने थेरी, अपने अपने थॉट्स, ठीक है, और अपने अपने आइडियाज, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने विचारधारा, अपने अपने व्यू, ठीक है। अब समझते हैं इनको, थोड़ा येलो कलर ही लेते हैं। अब कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। अभी कॉलोनियल हिस्टोग्राफी मतलब क्या, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब किससे आता है, कॉलोनी से आता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देना, एकदम मजा आएगा। कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी क्या होता है, देखो अब ये कॉलोनी बनाने का सिलसिला क्यों आया था, थोड़ा एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, तो आपको समझ जाएगा कि ये क्यों हुआ। देखो क्या हुआ, 18 सेंचुरी के मिड में, मतलब 1850s के आसपास, स्पेसिफिक करेंगे तो 1830s में, 1830s में वी याद रखना, वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का सेटअप होना स्टार्ट हुआ। कहाँ पे, ये सब बात हो रहा है यूरोप की। तो वेस्ट में क्या आता है, सबसे पहले आता है ब्रिटेन, राइट। अगर आपने मैप देखा होगा तो इतना छोटू सा कंट्री ब्रिटेन, फिर यहाँ से गया और फिर वो ईस्ट में गया फ्रेंच और जर्मन में। तो जर्मन मोटर्स आज भी फेमस है, कौन कौन से बताओ, BMW वगैरह जो भी हम देखते हैं ना, फोक्सवैगन, ये सब जर्मनी है। तो ये पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन में, वहाँ से गया इधर। अब देखो कि यहाँ पे हुआ क्या, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आपको इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज किस पे चलती है भाई, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे सब, इंडस्ट्रीज किस पे चलती है, उनको लगेगा रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस करने के लिए। समझो कि आपको समझो ज़ारा, ज़ारा का आपको शर्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, कॉटन तो लगेगा। अब फेमस क्या था कॉटन के लिए, हिंदुस्तान। अब भाई ये लोग यहाँ पे ट्रेड करते थे, ट्रेड करते थे, तो इनको क्या पड़ता, कॉटन के बदले में उनको उनको पैसे देना पड़ता था। क्या देना पड़ेगा, समझो 100 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो वो बोले यार ऐसे तो हमारा बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पे जाएगा, अब ये प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमको ये पैसा कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या किया, बोले इनको कैप्चर कर लो, ये जो हिंदुस्तान है इसको कैप्चर कर लो। अगर कैप्चर कर लेंगे हम इसको, तो ये कॉटन भी पूरा हमारा, और जो 100 रुपये दे रहे हैं वो भी देना ही पड़ेगा, तो पूरा प्रॉफिट भी हमारा, और लोग भी हमारे, इनसे फ्री में काम भी कराएंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ाएंगे। तो ऐसे राइज हुआ, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं कॉलोनी बनाना। कॉलोनी बनाना मतलब पूरा हक आपका। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी 1600 में, तो वो हाथ पैर जोड़ के आए थे भाई कि हमें एक काम करो, एक फैक्ट्री तो लगाने दो, हम यहाँ पे बेचने लगे। पर उनको मालूम पड़ा भाई इंडिया में तो क्या है, टर्मोइल है, किसी एक का शासन नहीं है, अलग अलग शासन है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ फूट है। उसका फायदा उठाया और उन्होंने खुद को रूल किया, बाद में हमको पूरा कैप्चर किया, हाँ कि ना। फिर हमारे नेशनलिस्ट लीडर स्टार्ट राइज हुए, फिर उन्होंने एक्सेट्रा किया। तो क्या समझना है हमको यहाँ से, क्या समझना है, हमारे काम की बात क्या है कि कॉलोनियल, कॉलोनियल हिस्ट्री मतलब क्या, कि जो हमको रूल करेंगे, जो हमको रूल करेंगे हमारे मर्जी के बैठ, इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हम किसकी बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, ब्रिटिशर्स की बात करेंगे, ठीक है। अब जब इनकी बात करेंगे और इनके बारे में हिस्ट्री लिखेंगे, तो ये क्या करेंगे, खुद को ग्लोरीफाई करेंगे, याद है ना, खुद को ग्लोरीफाई करेंगे। क्या ऐसे जो लगान में दिखाया है, क्या इनको ग्लोरीफाई करेंगे, ये तो भगवान थे हमारे लिए, कुछ मानेंगे, बोले नहीं ये तो फालतू लोग थे, इनको कुछ आता नहीं था, हमने सिखाया इनको, हाँ कि ना। फिर बाद में देखा था क्रिकेट में कैसे हरा दिया था, ठीक है। तो क्या समझना है कि इन्होंने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया इनको, इन्होंने हमेशा खुद को ग्लोरीफाई किया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये शाह आलम भाई साहब है, शाह आलम, इनके बारे में कभी आराम से पढ़ेंगे। तो इन्होंने इनको फरमान दिया था, भाई एक काम करो फैक्ट्री लगा लो आप, दीवानी राइट्स दिए थे इनको। क्यों, इसके बाद एक वॉर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, 1757 में प्लासी हुआ था, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो ये हमारा शासन, ये हार गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो आराम से हिस्ट्री कभी पढ़ाएंगे, तब इनको फिर इनको मजबूरी में इनको राइट्स देना पड़ा था। पर उसके पहले याद रखो, जब ये 40 मतलब ये जहांगीर, जहांगीर सुना है आपने, जहांगीर हॉस्पिटल भी पुणे में, हाँ। तो 1 मिनट के लिए इतना याद रखना, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा बताने की जरूरत पड़ी तो बताऊंगा, नहीं तो फिर ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। पहले यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो समझ लेते हैं क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखो, तो कोई भी कॉलोनियल गवर्नमेंट जो भी आएगा, वो खुद के बारे में पहले लिखेगा, या फिर जिसके पास शासन करा उसके बारे में तो नहीं लिखेगा, खुद के बारे में बढ़ चढ़ के बताएगा। तो इन्होंने भी यही किया। क्या क्या इन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट में, एवरी स्कॉलर हु स्टडीड एंड रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिशर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया था हिंदुस्तान में, ताकि क्या हो कि वो अपना लैंग्वेज है उसको, मतलब कि अपना जो रिलीजन है उसके बारे में लोगों को बताए और उनको कन्वर्ट करे, ठीक है। अब देखो हमारा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, पर हमें बस इतना बताना है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या था कि जो क्रिश्चियंस है उनको स्प्रेड करे। इसीलिए ही प्रिंट कल्चर इंडिया में आया था, प्रिंट के मशीन इंडिया में आई थी, उसके पहले प्रिंट कल्चर के मशीन इंडिया में नहीं थी, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन पार्ट है, तो दिल में मत लेना, ठीक है। हम मकसद क्या था कि वो जब भी कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात आएगी तो दो मकसद थे। एक तो ब्रिटिशर्स ने उसके बारे में लिखा था, ब्रिटिशर्स ने लिखा था मतलब खुद के बारे में अच्छा लिखेंगे, हिंदुस्तान के बारे में गलत गलत लिखेंगे या फिर फालतू वालतू लिखेंगे। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया था ताकि वो अपना रिलीजन को यहाँ पे स्प्रेड करे, ठीक है। इसमें पोर्चुगीज फेमस है, और उसके बाद क्या करे, और लोगों को कन्वर्ट करे, ठीक है। अभी वो उनका मकसद था भाई, जिनको पसंद आया वो कन्वर्ट हो सकते हैं। हिंदुस्तान में तो क्या है, हमारे पास आर्टिकल 25 to 28 है, राइट। आर्टिकल 25 to 28, यहाँ पे आपको रिलीजियस फ्रीडम है, आज आप हिंदू हो सकते हो,
कल आप इस्लाम कबूल सकते हो, परसों आप क्रिश्चियन हो सकते हो, तरसों आप सिखिज्म कबूल सकते हो। तो हम बिलीव करते हैं सेकुलरिज्म में, ठीक है। तो हमको ऐसे दिल पे नहीं लेना है, हमें बस बात समझना है, हमको उनका पर्सपेक्टिव समझना है, उन्होंने क्यों भेजा था, किसको भेजा था, ठीक है। फिर द प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब कि पहले से विचार कि लड़का अगर मस्ती बहुत करता है तो पक्का फेल होगा यार, ये तो फालतू लड़का है, ऐसे हम जो विचारधारा बना के रखते हैं बिना सच्चाई जाने, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे ऑफ सम ऑफ देम हैव रेडिकुल्ड इंडियन हिस्टर कल्चर। रेडिकुल मतलब कि वो इतने, मतलब उनका रेडिकल व्यू था, मतलब फालतू है भाई, डायरेक्ट क्रिटिसाइज करते थे इंडियन कल्चर से, फालतू है, कुछ फायदा फायदा नहीं है सब चीज़ों का, ठीक है। तो क्यों करते थे ऐसा? अगर आप इंडियन कल्चर को अच्छा अच्छा बोलोगे तो कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट या फिर कॉलोनियल रूल को कोई फॉलो करेगा? इनके बातों पे कोई फोकस करेगा? नहीं। इनका क्या, इनको इनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इनको मतलब गाली वाली दी, कि गाली मतलब हमारे नॉर्मल भाषा में, इसको क्रिटिसाइज किया और फिर खुद के प्रोपोगेंडा को आगे फेंक दिया, ठीक है, आगे सरका दिया धीरे से। द राइटिंग्स वर यूज टू जस्टिफाई दी कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने अपने बुक में सब लिखा, देखो आपके इधर ये सब चीज़ होती है, इसके हमको ये करना पड़ रहा है, आपके इधर लोग देखो फालतू है, उनको काम नहीं मिल रहा, इसलिए हमने उनको काम दिया इंडिगो उगाने का, इंडिगो होने का, अब उनको पैसा मिल रहा है। तो ये सब बातें हैं। तो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की, और फिर क्या हुआ, अगर उन्हें जस्टिफाई कोशिश की तो यही बुक को क्या पढ़ रहे थे, नए स्टूडेंट्स जो थे वही पढ़ रहे थे, और फिर उनको पता लगा भाई एक्चुअली एक्चुअली क्या ब्रिटिशर ही सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स भी इंडिया में डेवलप हुए थे, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने एक का ये मानना था कि भाई ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, और दूसरा क्या मानना था नहीं फालतू है, वो बस उन्होंने हमारी चीज़ों को मैनिपुलेट किया है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने बुक में खुद का लिख दिया था, राइट। तो हमने क्या समझा कॉलोनियल के अंदर, क्या समझा हमने कॉलोनियल हिस्ट्री के अंदर, क्या समझा इसके अंदर, कौन लिखेंगे भाई, अंग्रेज लिखेंगे, और फिर क्रिश्चियन मिसेज लिखेंगे। तो दो चीज़ आती है इसके अंदर। इनका मकसद क्या था ब्रिटिश ऑफिसर्स का, कि वो खुद को ग्लोरीफाई करे और हिंदुस्तान को बदनाम करे, हिंदुस्तान के कल्चर को खराब करे। तो इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के कल्चर को गाली दी, ताकि लोगों को जस्टिफाई कर सके कि ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों रूल कर रहे हैं। इतना क्लियर है? हाँ। अब समझते हैं और कुछ बातें, जैसे कि ये लगान पिक्चर में देखा होगा आपने। अब देखो, एक पर्सपेक्टिव आपको ये भी समझना है कि अगर हमारा इतना हिंदुस्तान इतना खराब था, इतना हमारा कल्चर खराब था, तो फिर इंडिया में आई क्यों? ये भी बात सोचनी है ना। तो इनको पूछो भाई, कोहिनूर का हीरा दे दो, फिर हमें नहीं पसंद है तो फिर वो पिकॉक की थ्रोन है वो दे दो, ये सब बातें हैं। तो और फिर देखो आगे बताता हूँ आपको, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना था, क्या था। अब थोड़ा जो स्टोरी खत्म की थी, रुकाई थी, उसके बारे में बताते हैं। देखो जहांगीर हॉस्पिटल जो है, उसके बारे में देखा होगा ना आपने। इसको एक बार थोड़ा सा लिख नहीं पाएंगे हम इधर, थोड़ा कलर करते चेंज। हाँ, देखो जहांगीर के बारे में समझना है कि पुणे में हॉस्पिटल भी जहांगीर बारे में, जहांगीर हॉस्पिटल, राइट। अब देखो जहांगीर के साथ क्या हुआ था, ये जब शासन थे तो ही वॉज लिबरल। लिबरल मतलब कि सब थॉट्स को एक्सेप्ट करते थे। सेकंड, उनका आर्ट्स में, फिर मेडिकल फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन है, मेडिसिन में। अब यहाँ से हमें क्या समझना है कि यहाँ एक्चुअली क्या हुआ था कि जहांगीर बहुत रेडिकल थे। रेडिकल थे मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ ही नहीं कर रहे थे इंडिया में रूल करने के लिए। बोले कि नहीं, रूल करने के लिए मतलब उनको फैक्ट्री भी खोलना अलाउ नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, जहांगीर की एक वाइफ थी, उनका क्या हुआ था, वो थे बहुत सीरियस, वो क्या हुआ थे, सीरियस हो गए थे, और उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे कोई। तो क्या हुआ, ये जेम हॉकिंग्स नाम का एक आदमी आया, डॉक्टर आया, उसने उनको ट्रीट किया और उसको ठीक कर दिया। तो ठीक कर दिया तो भाई साहब जहांगीर भाई साहब खुश हो गए, और उन्होंने उनको फरमान दे दिया। फरमान दे दिया मतलब कि अभी राइट दे दिया कि एक काम करो, आप फैक्ट्री लगा सकते हो। तो ऐसा स्टार्ट हुआ था उनका किस्सा, ठीक है। तो अगर वो इतना इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज करते थे तो फिर क्यों ऐसे हाथ पैर जोड़ते थे भाई, हाँ कि ना। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मिस हुआ है। इसलिए हमें क्या लगता है, इसलिए हमें पीछे हमने पढ़ा था कि ग्रैंड डफ जैसे लोग थे जिन्होंने हाँ इंडिया के बारे में कुछ लिखा, पर हमें हमारा पर्सपेक्टिव भी चाहिए। इसलिए दो लोगों का राइज हुआ था, जनार्दन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि वो हमको असल में बात क्या थी वो बताए, ठीक है। तो ये जहांगीर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन था, कभी बाद में बताएंगे आराम से, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद ही उनको फरमान मिला और दे वर एबल टू रूल, वरना जहांगीर ने उनको अलाउ नहीं किया था रूल करने के लिए। अब एक मिनट देता हूँ, एक बार नीचे का लिख लेते हैं, एक बार नीचे का देख लो, फिर आपको बताते हैं आगे। तो 5 वॉल्यूम्स, द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1920 टू 1937, मतलब जब तक हिंदुस्तान में उनका राज था, कॉमन एरा, आर डिस्टिंग एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। मतलब कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं करा, वो किसमें बताया, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको 5 मतलब 5 वॉल्यूम में लिखा है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब 5 बुक है अलग अलग टाइप के, उसके अंदर कैम्ब्रिज वॉल्यूम हिस्ट्री में, जिसके अंदर हम कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का बताते हैं कि कैसे लोग थे, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे था, अंग्रेजों ने कैसे सुधारा। उसके अंदर ये बताया कि अंग्रेजों की वजह से ही वेलफेयर हुआ है हिंदुस्तानी का, वरना हिंदुस्तानी का कुछ दिमाग ही नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको बताओ भाई, जब आपके पास दिमाग भी नहीं था ना, जैसे अलेक्जेंडर से आप हार गए थे, तो हमारे पास एक ऐसे खतरनाक शासक थे जिन्होंने अलेक्जेंडर को इंडिया में आने भी नहीं दिया था, ठीक है। और जब यहाँ से गया था तो वाह वाह करके गया था। तो ये सब बातें थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। देखो ये सब बातें पता होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो ना, वरना आप ऐसी बुक पढ़ लोगे तो बोलोगे यार यार इंडिया तो फालतू ही थी। इसलिए ही हमें पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं अलग अलग, कि ये लोग क्या सोचते हैं, फिर हमारी सोच क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो 1 मिनट देता हूँ, इसके बारे में शॉर्ट में लिख लो, कॉलोनियल कौन है, किसको बोलेंगे कॉलोनियल, फिर उन्होंने किसके बारे में लिखा होगा और उन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, 1 मिनट देता हूँ, आराम से लिखिए। चलो लिख लिया, लिख लो लिख लो। अब बढ़ेंगे आगे। देखो जैसे जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे वैसे समझते जाना, तो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉलोनियल के अंदर हम क्या समझा, अंग्रेजों ने राज किया, राज करने आए थे तो राज अपने को अच्छा अच्छा बोल के हो सकता है क्या, जिधर राज करने जा रहे हैं उनके बारे में अच्छा बोलोगे तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। देखो क्या होता है, इसको सब बेस्ट एग्जांपल याद रखना, जब कोई भी पॉलिटिशियन, तो दिल पे मत लेना भाई, बस हम समझने कर रहे हैं, समझो कोई भी पार्टी, हम समझते हैं XYZ पार्टी रूलिंग में है, वो रूल कर रही है हिंदुस्तान में, ठीक है, उनकी सत्ता है फिलहाल, और एक ABC पार्टी है, तो अभी दोनों में क्या है, दोनों भले अच्छे खासे दोस्त होंगे, पर पब्लिक में क्या करेंगे, इन्होंने रूल करा तो इसको क्रिटिसाइज करेंगे, इनके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, क्यों, ताकि आपका ध्यान यहाँ से हटे और उन पर फोकस हो और फिर आप उनको वोट दो। तो सेम कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी यही किया, अभी उनको वहाँ पे रूल करना था, तो उन्होंने समझो कि XYZ जो थे वो इंडियंस थे, और ये जो ABC थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, आपका कल्चर फालतू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर उन्होंने बोला देखो इससे सुधरना है ना आपको, तो 2 काम करो, एक तो आप क्रिश्चियन मिशनरीज में एक्सेप्ट करो, इन आपको रिफॉर्म की बात करेंगे, और दूसरा क्या किया उन्होंने कि देखो आपको सुधारने के लिए जो ऐसी हालत है उसके लिए आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्वीन का रूल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, आज भी रेवेलेंट है, सेम ही, कोई भी आएगा तो उसको क्रिटिसाइज करेगा, फिर दूसरा आदमी उसके फायदा उठाएगा और आगे बढ़ेगा, यही समझना है। और फिर समझना है बैकग्राउंड में जहांगीर की स्टोरी जो बताई थी मैंने, कभी जाओगे वो जो CUP कॉलेज है वहाँ से नीचे जब हम जाएंगे तो वहीं पे है जहांगीर हॉस्पिटल, ढोले पाटिल रोड की इधर, DP रोड है ना हमारे पास, ढोले पाटिल रोड। अब ढोले पाटिल भी अपने आप में रिफॉर्मर है, रिवॉल्यूशनरी थे वो भी भाई, कभी आराम से पढ़ाएंगे उनके बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन रखना है, क्या रखना है, ऑब्जर्वेशन रखना है। अब क्यों रखना है ऑब्जर्वेशन, एक सिंपल क्वेश्चन आया था, अगर आप ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग था तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, जैसे आया था FTI, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे लोकेशन है, एक ही जगह पे इसका इंस्टीट्यूट है अभी तक, बाकी दूसरा प्रपोज किया है अभी तक वहाँ पे बना नहीं है, कहाँ पे बताओ ये। हाँ, अगर आपने आंसर पुणे बताया है तो सही है, पुणे में अगर आप जो FC रोड है ना, FC रोड नहीं, हाँ जो फर्ग्यूसन कॉलेज है वहाँ से नीचे जाओगे तो वो लॉ कॉलेज है ना वहाँ पे, ILS लॉ कॉलेज, तो वहीं पे है FTI, एक ही इंस्टीट्यूट पूरे हिंदुस्तान में। और इस पे क्वेश्चन आया था NTSC में ये साल, 2019 का जो पेपर था ना, 20 वाला पेपर, उसके अंदर, हाँ 19 जो लास्ट ईयर हुआ था जून में, उसमें पेपर में आया था एक क्वेश्चन, सिंपल ऑब्जर्वेशन में था। तो क्या पता कल ढोले पाटिल एक्सेट्रा या फिर जहांगीर, ये तो सब पढ़ते रहते, तो क्यूरियोसिटी रखो ना भाई, उनके नाम पे अगर हॉस्पिटल बना है तो क्यों बना है भाई, ऐसे थोड़ी ना कुछ बना होगा और हम चुपचाप सुन रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा, थोड़ा एक्टिव रहो बस, जर्नलिस्ट अप्रोच रखना है, डिटेल में नहीं जाना है, बस तो ऊपर ऊपर पता होना चाहिए। तो हमने समझा ये सब बातें, अब बढ़ते हैं आगे, अब थोड़ा मजा आएगा। अब देखो ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ये ऐसे लोग थे जो सबका साथ, सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है उसमें बिलीव करते थे, फिर सर्वधर्म समभाव, फिर वो सब ऐसे जो बड़ी बड़ी बातें थी ना सब उन पे बिलीव करते थे, मतलब कि सब लोग बराबर है, ऑल आर इक्वल, और सब लोग कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं और हमको सबसे सीखना है, ये सब बातें थी। और इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, इंडिया में, जैसे कि ASI, बताओ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन थे, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट ईयर मतलब कि आप भी पीछे स्लाइड में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, बताओ कौन थे, बताओ बताओ, कनिंगम कोई तो थे, कनिंगम, कौन से कनिंगम थे बताना मुझे, ऐसे याद होता है भाई, थोड़ा बहुत साथ में पढ़ते रहना, रटना नहीं बस समझना है। तो वही ओरिएंटलिस्ट अप्रोच थी, ये सबको समभाव मानते थे। अभी मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट द सिविलाइजेशन एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, कंट्रीज ऑफ द ईस्ट मतलब कि ईस्ट में क्या होता है कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं ना वेस्ट से आया है,
और हम यहाँ पे ईस्ट में आते हैं और वो वहाँ पे वेस्ट में आते हैं। मैप का देखोगे तो समझ में आएगा ना। मतलब अभी देखो, आप बोलोगे सर ये तो आपने हमको समझाया था, यहाँ पे नॉर्थ है, फिर यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है। तो ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। हम कहाँ पे आते हैं, क्यूरियस अबाउट द ईस्ट। और यहाँ पे कौन थे, वेस्ट से कौन आता है, हमारा ये जो इधर से कॉन्टिनेंट है ना, पढ़ा है हमने फिर भी याद नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। ये नॉर्दर्न अमेरिका है, ये सदर्न अमेरिका, यहाँ पे ब्राज़ील आता है, ठीक है। ये वेस्ट में आता है और यहाँ पे हम जाएंगे तो ये ऐसे, ये हमारा प्यारा भारत है ऐसे। ये आएगा यूरोप, ये आएगा एशिया, और फिर हम ऐसे आएंगे। तो कोई बड़ा बड़ा गंदा बन रहा है, ऐसे बनाते नहीं हूँ मैं, पर ठीक है। ये हमारा अफ्रीका, तो ये हमारा पूरा मैप है, ठीक है। ये हमारा पूरा ग्लोब बन गया अभी। तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। पर जब हम टाइम जोन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ से लाइन काटते हैं, तब अलग हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझना है, कन्फ्यूज मत होना। तो जो वेस्ट के लोग थे वो लोग क्या थे, क्यूरियस थे, कंट्रीज ऑफ द सिविलाइजेशन, वो रहते कैसे है और वो उनका कल्चर क्या है, एक्सेट्रा। अबाउट द ईस्ट सम ऑफ देम स्कॉलर्स फेल्ट एडमिरेशन, एडमिरेशन मतलब वो इंस्पायर हुए, एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, बोले यार बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पर। दिस स्कॉलर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मतलब क्यों, ये बोलते थे भाई सर्वधर्म समभाव है और इससे हमको ह्यूमन का एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कि क्या ये आज भी इस बात को मानते हैं? एक मिनट हूँ, सोचो फटाफट, थोड़ा दिमाग पे जोर देना है। क्या ये ओरिएंटलिस्ट वाली जो अप्रोच है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन सब कुछ आ गया है, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में लोग एप्पल के लिए पागल हो रहे हैं, राइट? एप्पल मतलब खाने वाला एप्पल नहीं, वो आय वाला एप्पल, ठीक है। हम पागल हो रहे हैं ना, एक्स कब आ रहा है, X1 कब आ रहा है, ठीक है, कौन सा फीचर क्या है, ठीक है। तो जहाँ पे आज हमारे हिंदुस्तान में लोग एप्पल को लेकर पागल हो रहे हैं, क्या आज भी ओरिएंटलिस्ट जैसे लोग हैं यूरोप में या फिर पूरी दुनिया में, जो इंडिया को लेके, पर्टिकुलरली इंडिया को लेके, बाकी कल्चर के लिए भी है पर पर्टिकुलरली इंडिया को लेके एडमायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं? और है तो एग्जाम्पल बताओ कौन सा है? एक मिनट देता हूँ, बस आराम से सोचिए। हाँ सोचो सोचो, थोड़ा टाइम देता हूँ, अच्छी बात है, सोचना पड़ेगा। क्या मेरे को देखते रहेंगे तो फिर मेरे पास ही देखते रहोगे? सोचो थोड़ा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सोचा होगा तो ठीक है। देखो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है योग। इसको योग ही बोलते हैं, गा नहीं बोलते। और ये राम होता है, रामा नहीं होता, ठीक है। ये अंग्रेज़ों को बोलना नहीं आता, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, योग। अब योग क्या है, बाबा पतंजलि ने दिया था, वो रामदेव वाले पतंजलि ब्रांड नहीं, पतंजलि इज महर्षि। अब इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़िया है। योग इज दी ऑर्थोडॉक्स स्कूल। जैसे बहुत सारी स्कूल थी, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैश्या, ठीक है, वैशिका, नाया, संख्या, सामख्या, कपिला, तो ऐसे कुछ सिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स थे। इनके बारे में कभी टाइम मिलेगा तो आराम से पढ़ाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारी बातें समझाई थी कि पुरुषा क्या है, पुरुषोत्तक क्या है, और मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, फिर अर्थ क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये आज भी प्रेजेंट है, क्योंकि आज भी देखो जो लोग पैसा कमा कमा के या फिर जो आपके एप्पल है, ये चीज़ें बना बना के जब पागल हो जाते हैं ना, तो उनको यहीं पे आना पड़ता है। अब दूसरी काम की बात बताता हूँ। एप्पल का जो भाई साहब, जो आदमी था, क्या नाम था उनका बनाने वाले का, अब नहीं रहे वो, जॉब्स। कौन सा जॉब था, स्टीव जॉब्स। ये जब इनके गरीबी में थे ना, जब इनको कोई इज्जत भी नहीं देता था, तो हमारा इस्कॉन टेम्पल था, इस्कॉन टेम्पल पता ना, कृष्ण जी का टेम्पल, तो वहाँ पे आके खाना खाते थे, राइट। तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है लोगों के बीच में, तो इनका अलग कनेक्शन था इनके साथ, ये इस्कॉन टेम्पल के साथ, राइट। तो ऐसा बात है, वी ऑलवेज बिलीव इन सर्वधर्म समभाव, राइट। हम किसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ना पहले किया था ना अब किया। अंग्रेज भी आए थे तो उनको भी वेलकम किया था, मुगल्स आए तो उनको भी वेलकम किया था, तैमूर आया था उसको भी वेलकम किया था, सब कुछ। गौजी आया था उसको भी वेलकम किया था। जब हमारे इस पर आक्रमण किया तब हम उन पर रिटेलिएट किए। आज भी इंडिया कभी फर्स्ट अटैक नहीं करता। नो नो फर्स्ट अटैक, नेवर फर्स्ट अटैक, फर्स्ट अटैक नहीं करता। पाकिस्तान को भी इसलिए हम प्यार पुसला की बात करते हैं, हम किस पे पहला अटैक नहीं करते। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, और ट्राइड है, पानी एयर सब जगह से छोड़ सकते हैं, फिर भी हम छोड़ते नहीं, क्योंकि वी बिलीव इन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो यही हमारा रीज़न है, हमारा ट्रेडिशन नहीं है। इंडिया ने कभी पहले अटैक नहीं किया। अब ये क्या थे, ये मानते थे कि भाई हाँ इसमें एटेन्यूएशन है और ये आएगा, क्योंकि आज भी समझो जो लोग पागल हो जाते हैं ना, लास्ट में उनको योग करके ही, जैसे मेडिटेशन एंड ऑल करके ही उनको क्या मिलता है, सिद्धि प्राप्त होती है, या फिर वो अपना जो रिलीव है, प्रेशर है, उसको रिलीव कर पाते हैं। तो आज भी ये चीज़ है प्रेवलेंट। दुख का बात यह है कि हम इसको छोड़ के हम इसके फैंसी चीज़ों को करते हैं, जैसे कि ये जुम्बा युम्बा है ना, जुम्बा एक्सेट्रा, ये सब वहीं से आया। अब देखो, मार्शल आर्ट सुना होगा ना आपने, आज देखते हैं कितना याद आता है। मार्शल आर्ट्स जो है, इसको हम बोलते हैं कि हाँ ब्रूसली वगैरह वो सब छिड़े, वो सब छोड़ दो। ये मार्शल आर्ट्स का भी एक फादर है। मार्शल आर्ट इज़ नॉट द ओरिजिनल वन। मार्शल आर्ट्स का भी एक फादर है जिससे इसका ओरिजिन हुआ है, और वो इंडिया को बिलोंग करता है। वो जो ट्रेडिशन है वो इंडिया को बिलोंग करता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वो केरला में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। उसका नाम क्या बताना?
वो सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस टाइप ऑफ जो मैस्कुलिन बोलते हैं ना हम, स्ट्रॉन्ग, वहीं से आता है, वहीं से जन्म हुआ था मार्शल आर्ट्स का भी। ये तो बस उसका एक पार्ट है, वो कंप्लीट डिटेल बताना उसका नाम क्या है, देखते कितना हिस्ट्री जानते हो आप। अब बढ़ेंगे हम आगे। तो ओरिएंटलिस्ट थे, इन्होंने माना कि भाई सब कुछ थे। अभी देखो ओरिएंटलिस्ट कैसे क्या था, ये हमारे से ज़्यादा जानते थे भाई। क्या यहाँ पे बात रखना, ये थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल एक सोसाइटी नाम की चीज़ स्टार्ट, थियोसॉफी या फिर थियोसॉफी याद रखना, सॉफिकल छोड़ दो, PHY, ठीक है। थियोसॉफी सोसाइटी चालू हुई थी मैडम बलोस्काय और ये ओटकर, बाद में एनी बेसेंट ने भी उनके, एनी बेसेंट तुम्हारा आता होगा ना आपको, एनी बेसेंट वॉज वन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये जो थियोसॉफी सोसाइटी थी ये बनी थी 1875 में। अब इन्होंने क्या किया था, ये हमारे कर्मा, उपनिषद्स, वर्ना सिस्टम, इस पे सब में बिलीव करते थे। मतलब जन्म मृत्यु के बाद जो लाइफ है वो भी सही है, ये सब सब में बिलीव करते थे। मतलब सोचो कि हम जो चीज़ को भूल चुके हैं, ये लोग तब भी से ही उससे इंस्पायर होते थे, ये सब बातों को बोलते हैं हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो फिर जैसे हमारा महाभारत है, फिर हमारे जो ऑर्थोडॉक्स थिंग्स है, ऑर्थोडॉक्स मतलब कि जो नए जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स है, ऑर्थोडॉक्स है और हेथोडॉक्स है। ये हेथोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स है जो मानते हैं कि भाई ये सबसे बाहर भी कुछ दुनिया है, जैनिज्म, बुद्धिज्म एक्सेट्रा। तो ये सब बातें थी। तो ओरिएंटल स्टडीड दी सिमिलरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम अदर यूरोपियन लैंग्वेज। अब इन्होंने क्या किया, संस्कृत और उसके बाद, अब बाद में देखो एक मैक्स मिलर का नाम आएगा यहाँ पे, बताता हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने बताया था कि जो ये 3 रेसेस है, रेड पीपल, येलो पीपल, ये रेसेस है। अब इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये 12th में चैप्टर है आपका, तब समझाएंगे। तो क्या समझना है कि तभी एक्चुअली ह्यूमन का जन्म कैसे हुआ, क्या हम पहले से यूरोपियन थे, क्या पहले से ही अफ्रीकन थे, एक्चुअली क्या कुछ तो हुआ होगा ना। फिर एफ्रो न्यूरिकन, एफ्रो निग्रो, इन सब का जन्म कैसे हुआ, ओरिजिन कहाँ पे है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो उसको ट्रेस करने की कोशिश की थी, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंडियन कल्चर है। हरप्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, राइट। तो यही बात है। तो यहीं से उन्होंने क्या किया, संस्कृत एंड सम अदर यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है उसको जानने की कोशिश की। दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन, वेदास का तो पहला ऐसी चीज़ थी। और समझो कि वेदास ये पूरा ओरल था, समझा ना। ये किस में आता है, एशियन में आता है। और हमने पढ़ा था एशियन के अंदर लिखने का कुछ स्टाइल नहीं था, हम ओरली सब कुछ बताते हैं। तो ये वेदा वॉज वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर मतलब कि आज भी संस्कृत पढ़ना बोले तो चैलेंज रहता है। सोचो उस जमाने में लोगों ने अपना पूरा लिटरेचर लिख दिया था, ठीक है। द स्टडीज रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एशियन लैंग्वेज दैट कुड बी मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। मतलब कि संस्कृत में एक्चुअली संस्कृत से बहुत सारे वर्ड्स बन के ही बना इंग्लिश। अभी संस्कृत किससे बना था, लैंग्वेज। चलो आज ना थोड़ा परेशान करने का मूड है आपको, तो एक काम करना, ये मतलब कि देखो किसी को दिल पे मत लेना, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसलिए, ठीक है। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। पर ऐसा किसको छेड़ना मत। बस जिससे भी मतलब कोई भी संस्कृत वगैरह का ज्ञाता हो, जिनसे हम जानते हो, तो उनको पूछना भाई संस्कृत कौन से लैंग्वेज से जन्म हुआ है, ये डेवलप हुआ है कोई लैंग्वेज से, राइट। संस्कृत एक ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं थी, ये संस्कृत कोई लैंग्वेज से डेवलप हुई है, ठीक है। वो लैंग्वेज सी से स्टार्ट होती है। ये भी दे दिया, बताओ अभी आराम से बताओ क्या है, और उसके बाद इसका जन्म हुआ। और फिर ये संस्कृत को हमने ना एक ऐसे लीव पे लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसको ऐसे जो पीटा रहता है ना, पीटा, पीटा मतलब कि जो ऐसे पेटी रहती है ना, पेटी, उनमें लिखना स्टार्ट किया, पत्तों पे, पत्तों पे लिख के संस्कृत को ऐसे पेटी में लिखना स्टार्ट किया। वो काम किया था सिद्धार्था ने, गौतम सिद्धार्था, जिनको हम क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म के स्टार्ट, राइट। तो उन्होंने उसमें लिखना स्टार्ट किया था उनका लिटरेचर, और बाद में वहीं से जन्म हुआ था किसका, पाली का। क्योंकि पत्ते पे लिखना स्टार्ट किया था पाली। और जब पाली के अंदर उन्होंने अपने नए नए लैंग्वेजेस का, नए नए वर्ड्स का, क्योंकि अपने आप में गौतम बुद्ध भाई बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने बहुत सारे नए नए वर्ड्स सिखाए थे लोगों को। परिनिर्वाणा, परिनिर्वाणा, निब्बाना, फिर बोधिसत्वा, ये अच्छा, और इससे भी ज़्यादा थे, हम तो थोड़ा बहुत ही जानते हैं। तो ये लिखे ने जब ये पेटी में रख दिया, तो यहाँ से एक जन्म हुआ प्राकृत का, तिपितिका, और जहाँ से जन्म हुआ प्राकृत का। तो देखो कैसे अलग अलग लैंग्वेज से आ रहा है। अब ये दोनों लैंग्वेज अपने आप में खतरे में, बहुत कम लोग बोलते हैं ना इनको। अब देखिए, देखो ऐसा हिस्ट्री है, ऐसा इंटरलिंक होते आता है धीरे धीरे, तो समझने का मजा आता है। तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पे ये बात हुई कि ये मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जो भी हमको लैंग्वेज यहाँ पे दिख रही है ना, जैसे हम बोलते हैं ग्रीक में, नॉर्मली आप पढ़ोगे ग्रीक में और फ्रेंच में क्या बोला जाता है, या फिर लैटिन में, ये 3 नाम ज़्यादा देखोगे आप, ग्रीक लैटिन में क्या बोलते हैं। तो एक्चुअली इनका बोलना है कि ये भी यहीं से ओरिजिन है, ठीक है। इसलिए लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई आप ज़्यादा वेस्ट की तरफ ही, मतलब ज़्यादा आप ईस्ट की तरफ ही इंक्लाइन हो, वेस्ट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी आराम से पढ़ेंगे, अभी के लिए क्या समझना है कि इन्होंने ये क्लेम किया कि हिंदू जो कल्चर है या फिर इंडिया का जो कल्चर है, वहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज का वहीं जन्म है, और संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस ऑफ इंडो यूरोपियन, इन्होंने ऐसा बताया था, ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक्सेट्रा, इसको याद रखना बैकग्राउंड में, ठीक है। अब 1 मिनट देता हूँ, इसको आराम से लिख लो। इसको करता हूँ मेरा, टेक योर टाइम एंड राइट दिस।
चलो लिख लिया होगा राइट। देखो थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आए तो अवॉइड कर लेना भाई, शमारती हूँ मैं, राइट। क्या कर सकते भाई, थोड़ा बहुत आवाज़ आता ही है पीछे से। अब बढ़ते हैं आगे। तो समझ गए ना मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो ओरिएंटलिस्ट कौन थे, वो सबको समान मानते थे, उन्होंने हमारे हिंदू कल्चर को, महाभारत रामायण को भी एपिक माना था। उन्होंने माना था कि हाँ इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखो महाभारत और रामायण जितना सिखा सकते हैं ना ज़िंदगी के बारे में, कोई मूवी कोई लिटरेचर कोई भी इसको मुकाबला नहीं कर सकता, इतना होलिस्टिकली डेवलप्ड है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं आज आपको। सबसे लॉन्गेस्ट लिखी हुई पोएम कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी पोएम कौन सी है? पोएम समझते हो ना? हाँ पोएम कौन सी है बताना मुझे। तो ऐसे ही होता है भाई, देखो थोड़ा थोड़ा बात करेंगे तो और इसमें ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे चुपचाप, ठीक है। अब आते हैं और बातों पे। ये यहाँ पे मैक्स मिलर का देखो हम एक्सवर्ट कर देंगे, अगर ये लेक्चर डायरेक्टली खुद ही बंद हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम इसको कवर करेंगे, राइट। हम वो लिमिट पे आ गए जहाँ पे रुक जाता है वीडियो, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब वेरियस आइडियोलॉजीज, अब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखना पड़ेगा ओरिएंटलिस्ट के अंदर, और आगे बढ़ेंगे। फिर 1784 में सर विलियम जोन्स फाउंड द एशियाटिक सोसाइटी इन इंडिया इन कोलकाता। अभी भी है ये जो एशियाटिक सोसाइटी है ना, आज भी एक्टिव है। तो किसने बनाया था इसको? सर विलियम जोन्स ने बनाया था। और एक था हमारे पास ए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो अलग है, और एशियाटिक सोसाइटी ASC, ठीक है, ये दोनों अलग अलग। ASC के कौन थे? विलियम्स जोन्स थे। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन थे? कनिंगम। कौन से कनिंगम थे बताना मुझे, ठीक है, दोनों। तो इन्हें सेटअप किया, क्यों किया? ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन एशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। इन्होंने बोला भाई इस पर रिसर्च करो, इनका देखो क्या क्या था, मतलब कि इंडियन लिटरेचर में हमने को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें सिखाती हैं, तो क्या था उसके बारे में सर्च करने के लिए इन्होंने ये चीज़ बनाई। आज भी एक्टिव है, आज भी जो सर्वे वर्वे होता है इनमें इनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये डॉक्यूमेंट करके रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब अलॉन्ग दी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फेडरिक्स मैक्स मुलर, ये इंपॉर्टेंट आदमी है, डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। बिल्कुल भाई स्पेशल मेंशन है। देखो कुछ कुछ लोग इनको कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं, होना भी चाहिए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या होगा, जब आपके पास थ्योरी होगी तो आप किसी ना किसी को तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं। हमने पढ़ा था साथ में कि कोई तो थीसिस देगा, राइट, फिर कोई एंटी थीसिस देगा, और बाद में क्या होगा, सिंथेसिस होगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, याद आ रहा है ना। तो ये चीज़ चलता रहेगा। तो थोड़ा इसको और आपको चल जाएगा। इन दिस ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एशियन लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इन्होंने बोला ये मोस्ट एशियन लैंग्वेज है, मतलब क्या है, यहीं से ओरिजिन हुआ है। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन दिस संस्कृत लिटरेचर। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितो प्रदेश, देखो ये रहा, जिसके अंदर हमने एनिमल्स ह्यूमन उनका सिविलाइजेशन, इसको रब कर लेते हैं एक बार। हाँ ये संस्कृत में लिखा था, तो इनके सबके बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है। एनिमल दिख रहा है ना, ये सब फोटो किस किस के बारे में लिखा है सब कुछ बताया यहाँ पे इन जर्मन। अब देखो हमारे पास एक और एक आदमी थे, राजा राम मोहन रॉय। अब ये इतने खतरनाक आदमी थे, इनको कम से कम 12 लैंग्वेज आते थे फॉरेन, जिसके अंदर फ्रेंच स्पेनिश लैटिन ये सब आते थे। और उन्होंने एक बुक लिख दी जिसके अंदर उन्होंने उनके जो लैंग्वेज थी लैटिन में और अरबिक में, उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ओटोमन एम्पायर को। तो सोचो ऐसे खतरनाक आदमी, मतलब पहले तो उनकी लैंग्वेज में महारत हासिल की और फिर उनकी लैंग्वेज में बुक लिख के उनको क्रिटिसाइज भी किया कि आपके अंदर ये फॉल्ट है, राइट। और ही बिलीव्ड इन वॉट एमलगमेशन, मतलब वेस्ट से भी चीज़ लेना है, ईस्ट से भी चीज़ लेना है, और इसके इनडायरेक्टली क्या होना चाहिए, जो ह्यूमन का लाइफ इवॉल्व होना चाहिए, राइट। हाँ तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये भाई साहब ने क्या किया था, हितो प्रदेश जो बुक थी संस्कृत में लिखी हुई, उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। किसने? ये मैक्स मिलर ने। अभी इनके बारे में भी और पढ़ेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स, 50 वॉल्यूम, मतलब कितनी बड़ी बुक होगी सोचो, ऑफ दी सेक्रेड बुक्स मतलब कि जो रिलीजियस मतलब रखते हैं ना हमारे लिए, वो ऑफ ऑफ द ईस्ट। अब ये कौन सी बुक है? ही कंपाइल्ड ऋग्वेदा। अभी 4 वेदास थे, हाँ कि ना। ये जब हिंदुस्तान में आए थे भाई, तो बड़े बड़े पंडितों को बोले कि वेदास को पढ़ने की तरह बोलेगा भाई, उन्होंने कहा भाई ये इतना लंबा चौड़ा है, देखो वेदास पता है कितने, 4 वेदास है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है, ठीक है। अब थोड़ा सा डराता हूँ, पहले बात तो ये पता होना चाहिए हमको, राइट। हम जो नारा लगाते हैं ना, भगवा झंडा, हिंदुइज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर इंडियन, हम इंडियन एक्सेट्रा, तो इंडिया का कल्चर तो पता होना चाहिए ना भाई आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 4 वेद के बारे में पता था क्या हमको? उतना जानना है। अब इन्होंने ये ऋग्वेद के बारे में लिखा, उन्होंने सब कुछ पढ़ने के बाद भी उन्होंने कंक्लूजन पे आए भाई संस्कृत जो है वो सबकी मदर है और यहीं से सबका जन्म हुआ है। और फिर उन्होंने लिंक किया कि यूरोप के अंदर कौन से कॉमन बातें, जैसे मदर, राइट, मदर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, बताना, ठीक है। तो आराम से पढ़ लेना, नहीं तो थोड़ा बहुत तो मूवीज़ में भी आ ही जाता है ये सब बातें, तो हमको डिटेल में बताना चाहिए। तो 4 वेद है। अब यजुर्वेद मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सबके अंदर 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 बातें हैं। अब देखो इसके अंदर मैं कुछ डराता हूँ आपको, थोड़ा कलर अच्छा ले लेते हैं अपन। हाँ अब जो ऋग्वेद है, ये रहा जो ऋग्वेद है, इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या बात है।
पहले तो ये पूरा ओरल है, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, और लोगों को सब कुछ एकदम रटा हुआ था, उनको पूछो वो पता था। अभी देखो इसके अंदर काम क्या बताता हूँ। आप सोचते हो कि सर छोटा होगा, देखो इसके अंदर 10 मंडल थे, इसको 10 मंडल में डिवाइड किया था, और 1028 हिम्स थे। हिम्स मतलब कि जो गाना भी हम गाते हैं ना, जय जयकार करते हैं, राइट, श्लोक्स एक्सेट्रा, वो उसमें लिखा था 1028। अब देखो काम की बात क्या है, ये तो पता होगा आपको, नहीं पता तो शर्म की बात है भाई। 10 मंडल के अंदर जो थर्ड मंडल है उसके अंदर आपका गायत्री मंत्र है, ओम भूम भूरस्व, राइट, ये गायत्री मंत्र इसके अंदर ही मेंटेन है। और ये 10 मंडल के अंदर, 10वें मंडल के अंदर हमारा वर्ण सिस्टम के बारे में बताया कि क्षत्रिय ब्राह्मण्स ये कौन है, कैसे कैसे जन्म हुआ था, एक्सेट्रा। अब सोचो इतना होलिस्टिक डॉक्यूमेंट, इसको पढ़ने बैठो तो जिंदगी लग जाएगी भाई, और फिर भी हमें समझने नहीं आएगा कि तो ये एकदम जो हाईएस्ट संस्कृत के एलिट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब कि उस टाइम पे ओरल था, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था, लोगों ने लिखा था इसको, राइट। और इसको बोलते हैं उपनिषद, मतलब कि आप गुरु के सामने जब बैठ के सीखोगे उनसे, उनको बोलते हैं उपनिषद। तो ये सब बातें, ये सब वेदास में आते हैं। अब हमारे लिए काम की बात क्या है, ये मैक्स मिलर भाई साहब ने ये पूरा पढ़ा था, और उसको बाद में ट्रांसलेट किया, ये सब चीज़ों को उन्होंने लिखा, तो उनको 50 वॉल्यूम 50 बुक में लिखना पड़ गया था, इतना बड़ा है, ठीक है। देख रहे हो ये इनका शक्ल है। उन्होंने थ्योरी दी थी फिर कि लोग कैसे, मतलब कि लोगों की जो ब्रीड्स है, जो डिफरेंट ब्रीड मिलती है हमको लोगों में, राइट, अफ्रीकन, इंडो अफ्रीकन, अमेरिकन, ये सब कैसे आते हैं, रेड पीपल, ये कैसे बने थे, क्या बने थे। तो ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स, editor of the 50 volumes of the sacred books of the east. He compiled Rig Veda, which has been published in 6 volumes. ये ऋग वेदा को उन्होंने 6 वॉल्यूम में बनाया। ही ट्रांसलेटेड ऋग वेदा इंटू जर्मन, अभी जर्मन में भी ट्रांसलेट किया, ताकि क्या हो, बाकी यूरोपियन लोग भी इसको पढ़े और उनको भी समझे कि भाई क्या है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान का, ठीक है। लेटरली एडवर्ड सेड, अ स्कॉलर हु हैज री-इवैल्यूएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग हैज थ्रोन लाइट ऑन द इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द, हाँ, इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट मतलब क्या है, कॉलोनियल, अभी बताता मैंने आपको कि इनका इंटरेस्ट क्या था कि यहाँ पे राज कर सके कैसे, और यहाँ से पैसा ऐड सके कैसे। देखो आगे पढ़ेंगे हम, पर बात समझना है कि जब वास्को दी गामा इंडिया आया था ना, 1498 में भाई साहब इंडिया आए थे, उनको जैमूरी ने वेलकम किया था। 90 शिप लेके निकले थे, 2 शिप ही पहुंची थी इंडिया में, ठीक है, यहाँ से 2 शिप पहुंची थी इंडिया में। तो जब यहाँ से वापस गया ना, तो उसके पूरे 2 शिप थे, उसमें पूरा गोल्ड लेके गया था, इतना गोल्ड लेके गया था कि जो 90 शिप में पूरा खर्चा हुआ था ना पूरा, उसको यहाँ से लेके स्केल करने तक, उसका डबल वहाँ पे गया था, और लास्ट में उस पूरा सोने का भर दिया था उसने उसके घर, ठीक है। अब पहला ट्रेड क्या किया था हिंदुस्तान ने, पहला ट्रेड हिंदुस्तान ने किया था, देखो हिंदुस्तान कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता था पहले, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता था, ना आईफोन ना कुछ, सब कुछ इंडिया में बनता था। तो जो पहला ट्रेड किया था ना हिंदुस्तान में, तो राजा के पास गए थे, बोले आप आपसे हम हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं, आप कुछ खरीदते नहीं हमसे, तो कुछ तो खरीदो। तो राजा बोले यार आप क्या बना सकते हो मेरे लिए, सब कुछ तो बनता है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, हम हमेशा आप यहाँ से कुछ लेके जाते हैं। तो बोला यार एक ठीक है काम करो, मैंने आइस नहीं देखी, बर्फ़ क्या होती है, स्नो नहीं देखी, अगले बार स्नो ले आना। तो जो पहला ट्रेड हमने किया था ना हिंदुस्तान ने, पहला ट्रेड वो स्नो का किया था। अब जो सर वो तो पिघल गया हुआ एक्सेट्रा, मतलब कि जब इंडिया के बॉर्डर में आ गए थे ना, तब तक वो स्नो था, बाद में वो पिघल गया, वो ठीक है। पर ऐसे ही पहला जो ट्रेड था इंडिया का वो स्नो था, मतलब हम इतने सक्षम थे। हम बोलते हैं ना अभी आत्मनिर्भर जो प्लान लाया मोदी जी ने, ये पहले से इंडिया में था, ठीक है। बाद में हमने उसको ये कर दिया, जब हम एप्पल ये सब पे इतने डिपेंडेंट पड़े हैं तो कैसा होगा, ठीक है, इसको सुधारना पड़ेगा। तो ये सब बात है, इसको आराम से लिख लो, 1 मिनट देता हूँ, लिखना है इसको आराम से, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था क्या नहीं था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए हैं, तो ये वीडियो यहाँ पे रुक जाएगा एक्चुअली, ठीक है, इसका लिमिट होता है, इसके आगे नहीं पढ़ा पाते अपन। तो ये नेशनलिस्ट अप्रोच क्या थी क्या नहीं थी, ये भी मज़ा आएगा आपको सुनने में, तो उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, राइट, नेशनलिस्ट अप्रोच क्या क्या थी। तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, इसको आराम से पॉज करके लिख लेना, नोट्स बना लेना, और आराम से जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो टेक केयर, स्टे होम, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।